गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है ज्ञान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज डेट हो गई है आपकी 1 मार्च। ओके, तो नए महीने की शुरुआत करिए नए जोश के साथ, मन से पढ़ाई करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड तक आप लोग बने रहिए क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है। बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या हिमाचल में। तो इन्होंने किया है राजस्थान के बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं कि क्या है ये उद्घाटन, इसमें क्या किया जाएगा। देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है बीकानेर में, कहां पर है, राजस्थान में। वहां पर 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस संस्कृति महोत्सव का जो आयोजन है वो बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन ज्यादा डीपली पूछा जाए, देखिए एक तो ये पूछा जा सकता है किस राज्य में हो रहा है, तो राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में कहाँ हो रहा है, बीकानेर में हो रहा है। बीकानेर में कहाँ पर, किस स्टेडियम में हो रहा है, तो याद रखिएगा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में ये महोत्सव आयोजित हो रहा है। राजस्थान में देखिए पहली बार 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किया जा रहा है। यह महोत्सव 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ओके, इस डेट याद रखिएगा। कब से कब तक, 9 दिन चल रहा है, 25 फरवरी से 5 मार्च तक। इसके आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य देख लीजिए, ये जो महोत्सव हो रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, इसका उद्देश्य क्या है, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को क्या करना, संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाया। नीचे तक आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। चलिए, ओके, देखिए लोकप्रिय बनाना है, क्या इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि जो महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, अब इसका जो खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है ये हो कहाँ पर रहा, कहाँ पर आयोजित हो रहा था, तो ये किस देश में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। तो इसका आयोजन हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में। किसका आयोजन, महिला T20 वर्ल्ड कप, और इसकी विजेता टीम कौन सी बनी है, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के न्यूलैंड्स केप टाउन ग्राउंड में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, T20 ये महिला क्रिकेट टीम हो रहा है, जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है, महिला T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। इसकी देखिए मेजबान कौन, दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। सोचिए, जो ऑस्ट्रेलिया इस बार जीता है वो छठी बार जीता है, काफी बड़ी बात है। फाइनल मुकाबले में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 विकेट खोकर 156 रन बनाया था, और T20 वर्ल्ड कप 2023 में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एशले गार्डनर ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीत लिया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए वही फाइनल मैच में देखिए क्या हुआ कि शानदार, ये सनादार गलत लिखा हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, शानदार 74 रनों की पारी खेलने वाली बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है, ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसकी प्लेयर ऑफ द मैच बनी है बेथ मूनी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी है, इनका नाम याद रखिएगा, एशले गार्डनर। दोनों की नेम देखिए, याद रखिएगा। अब देखिए महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई, जो इस बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, जो वर्ल्ड कप है ये कब प्रारंभ हुआ था, 2009 से महिला का T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, 2009 याद रखिएगा। अब तक कुल 8 बार महिला T20 वर्ल्ड का आयोजन
हो चुका है और 6ठी बार इस बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, काफी बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? जो शिवमोगा हवाई अड्डा है वो किस राज्य में है भारत के? असम, बिहार, नागालैंड या कर्नाटक? तो ये है कर्नाटक में। और मोदी जी ने क्या किया है? कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसकी खासियत क्या है। ये एक्चुअली कमल के आकार का है, काफी अट्रैक्टिव लगता है। देखिए, मोदी जी ने कर्नाटक के ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। साथ में उन्होंने बेलगावी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का की आधारशिला भी रखी। अब वहां गए हैं तो अन्य विकास परियोजनाओं की भी शिला रख दी है उन्होंने। देखिए, यह कमल के आकार का हवाई अड्डा, तो इस हवाई अड्डे की विशेषता क्या है? इस हवाई अड्डे के जो शिवमोगा हवाई अड्डा है, इसकी विशेषता है कि ये कमल के आकार का है। काफी सुंदर लगता है देखने में। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसकी यात्री क्षमता प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभालने की है। मतलब इतना बड़ा है वो कि 300 यात्री प्रति घंटे आ जा सकते हैं, इतनी इस हवाई अड्डे की क्षमता है और कमल के आकार का है। देखिए, ये जो हवाई अड्डा है 662.38 एकड़ में फैला हुआ है, काफी बड़ा एरिया है। इस एयरपोर्ट की मदद से मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार होगा। ये जो हवाई अड्डा है इससे क्या होगा? जो कनेक्टिविटी है यानी यातायात में आने जाने में काफी सुधार होगा इस हवाई अड्डे के उद्घाटन से। अगला क्वेश्चन है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जब भी कोई इंडेक्स वगैरह या कोई भी सूचकांक लॉन्च होता है या रिपोर्ट आती है कोई, उसमें भारत की क्या पोजीशन है, ये चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा रहा है, एक क्या कहते हैं, कौन निकालता है? एक संस्था है जिसका नाम है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ये निकालती है क्या निकालती, कौन सी रिपोर्ट? इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। आईपी इंडेक्स का क्या मतलब हुआ? देखिए, आईपी का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल यानी दिमाग, यानी बुद्धिमत्ता की जो प्रॉपर्टी मतलब अधिकार। अगर किसी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ क्रिएट किया है, कोई चीज बनाई है, तो उस पर उसका राइट है, उसका क्या है, उस पर अधिकार होता है जिस व्यक्ति के दिमाग की उपज होती है। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? यानी भारत में कितना इनोवेशन होता है, कितना क्रिएटिव है लोग, कितना दिमाग का यूज करके कुछ क्रिएट किया जाता है, इनोवेशन किया जाता है। तो इसमें भारत की रैंक है 42 नंबर पर भारत है। किसमें? आईपी इंडेक्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का 42वां स्थान है। देखिए, जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है लेकिन ठीक ठाक पोजीशन है कि 55 जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं, टॉप 55 जितनी भी पूरे देश मिला करके हैं, जो टॉप के हैं, उनमें 42वें नंबर पर भारत है आईपी इंडेक्स में। इंटेलेक्चुअल यानी भारत में बुद्धिमत्ता के आधार पर जो इनोवेशन वगैरह होता है उसमें 42वें नंबर पे है। नंबर 1 पर अमेरिका है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अनुसार भारत आईपी संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की राह पर है। भारत काफी ज्यादा सुधार कर रहा है। इस इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आईपी इंडेक्स है उसमें पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन है? यूके है और फ्रांस है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका, यूके, फिर फ्रांस और भारत की पोजीशन क्या है? 42 नंबर की है। यानी अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या होता है? आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी लोग अपने दिमाग से नया नया क्रिएट करते हैं और उस पर राइट्स लेते हैं। देखिए, जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस वार्षिक रिपोर्ट में, यानी ये जो रिपोर्ट है हर साल आती है, दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में क्या करती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के संरक्षण का मूल्यांकन करती है। मतलब क्या हो जाता है कि अक्सर मान लीजिए बनाया किसी ने, अपना दिमाग लगा के कोई चीज क्रिएट की और दूसरे ने उसको चुरा लिया।
इन सबको संरक्षण करना, इन सबको बचाने के लिए ये संस्था काम करती है, रिपोर्ट जारी करती है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यह रिपोर्ट वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, जो जीडीपी है आपकी। अगला क्वेश्चन है कि कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जो हो रहा है क्या, कतर ओपन टेनिस 2023, ये जो चैंपियनशिप हो रही है, इसका टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, डेनियल मेदवेदेव ने, एंडी मरे ने, या नोवाक जोकोविच ने? तो देखिए ये टाइटल जीता है डेनियल मेदवेदेव। देखिए नाम इन लोगों के भले थोड़े से टफ लगते हैं एग्जाम में, लेकिन पूछे यही जाते हैं कि किसने इस बार कौन से गेम में फर्स्ट आया है, कौन सा खिलाड़ी मैच ऑफ द मैन बना है, ये सब चीजें क्वेश्चन में एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? एंडी मरे को हराकर जीता है। देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए जो डेनियल मेदवेदेव हैं, इन्होंने कतर ओपन के फाइनल में एंडी मरे को सीधे सेटों में हराकर कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जीत लिया है। अब ध्यान रखिएगा जो जो हुआ है तो ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस का है। ये जो वर्ल्ड कप है कतर ओपन टेनिस, टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस आप लोग जानते ही होंगे। इसका टाइटल जीत लिया है, किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। जो ये मेदवेदेव है, इनका 17वां एटीपी टूर खिताब है ये। महिला वर्ग का एकल टाइटल किसने जीता है? पोलैंड की इगा स्विएटेक ने। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ये पोलैंड की इन्होंने जीता है महिलाओं के वर्ग में। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। अब युगल, युगल मतलब जोड़े में जो दो करके खेलते हैं ना, दो लोग एक साथ, उसमें इन दोनों ने जीता है। महिलाओं में इन्होंने जीता है, और बाकी जो कतर ओपन टेनिस का टाइटल मेन इन्होंने जीता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो जल्दी से बताइए कौन बनी है। ओके, देखिए महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी बन गई हैं, शबनीम इस्माइल बनी है। कौन बनी है? शबनीम इस्माइल महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं। देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए दक्षिण अफ्रीका की है ये शबनीम इस्माइल। अभी मैंने आपको बताया जो महिला T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें कौन सी टीम जीती है? ऑस्ट्रेलिया जीती है। और कहाँ पे आयोजित हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। यही दक्षिण अफ्रीका की कौन है खिलाड़ी? शबनीम इस्माइल है। इन्होंने महिला T20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल गेंदबाज बन गई है। इन्होंने इतने ज्यादा विकेट ले लिए, सबसे ज्यादा विकेट ले लिए हैं इन्होंने। जो इस्माइल है, मतलब पूरा नाम इनका, क्या नाम है इनका पूरा? शबनीम इस्माइल। इन्होंने 2009 से 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया है। ये मतलब कैप्टन रही है, प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने, जिसमें इन्होंने 32 मैच खेले हैं। शबनीम इस्माइल ने इंग्लैंड की आन्या श्रुबसोल को पीछे छोड़ दिया है। किस मामले में? कि सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट लिए हैं। इन्होंने कुल 41 विकेट लिए हैं। सोचिए काफी ज्यादा विकेट लिए हैं इन्होंने। विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? देखिए ये तो विश्व लेवल पे था पूरे, लेकिन भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कौन सी खिलाड़ी ने लिया है? पूनम यादव ने लिया है। उन्होंने 18 मैचों में 28 विकेट लिए हैं। देखिए इनसे तो कम है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही लिए हैं। भारत की ये खिलाड़ी हैं। और विश्व लेवल पर इस्माइल जी ने लिया है, जो शबनीम इस्माइल है, 41 विकेट, और भारत की पूनम यादव ने 18 मैचों में 28 विकेट लिए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है भारत के। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ये जो मार्कोनी अवार्ड है, ये मार्कोनी अवार्ड उनको दिया जाता है जो कौन होते हैं? जो कंप्यूटर में विशेषज्ञ होते हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक होते हैं, कंप्यूटर में जिन्होंने कोई नया इनोवेशन किया होता है, उनको दिया जाता है मार्कोनी अवार्ड। अब देख लेते हैं इस बार वर्ष 2023 का किसे मिला है, यानी इस वर्ष 2023 में किसने कंप्यूटर पे सबसे अच्छा काम किया है? राज रेड्डी
आर्थर सी क्लार्क, हरि बालकृष्णन, सर्गी ब्रिन। तो हरि बालकृष्णन ने क्या किया है, इनको मिला है ये अवार्ड, कौन सा, मार्कोनी अवार्ड 2023 का हरि बालकृष्णन को मिला है। देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए ये क्या है, कंप्यूटर वैज्ञानिक है हरि बालकृष्णन, इनको 2023 का मार्कोनी अवार्ड यानी मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो डॉक्टर बालकृष्णन है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस विभाग में ये प्रोफेसर हैं और इनको ये मार्कोनी अवार्ड मिला है। प्रेजेंट में ये प्रोफेसर है। हरि बालकृष्णन ने 1993 में IIT मद्रास से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक के साथ स्नातक किया था। देखिए इन्होंने IIT मद्रास से ही ये पढ़े हुए हैं, इन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक किया था जो IIT मद्रास है। 1998 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में PhD प्राप्त की, काफी एजुकेटेड है ये। मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए एक शीर्ष सम्मान है, यानी अगर कंप्यूटर में कोई शीर्ष सम्मान दिया जाता है तो कौन सा है, मार्कोनी अवार्ड है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाए कि मार्कोनी अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है और ये कंप्यूटर क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। कौन देता है ये जो मार्कोनी पुरस्कार है, कौन देता है, अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा अमेरिका में कौन सी संस्था है, मार्कोनी फाउंडेशन, इसके द्वारा मार्कोनी अवार्ड दिया जाता है जो कंप्यूटर में बहुत अच्छा काम करते हैं। नाम याद रखिएगा इस बार जिसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोबरा वॉरियर अभ्यास, कौन सा अभ्यास, कोबरा वॉरियर अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है, किस देश में आयोजित किया जा रहा है, यूके, USA, UAE या फ्रांस। तो ये आयोजित किया जा रहा है यूके में। ओके, कोबरा वॉरियर अभ्यास जो है वो यूके यानी कि ब्रिटेन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है, बहुत सारे देश के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखिए ब्रिटेन या यूके आप लोग जान ही रहे हैं, ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स के वेडिंगटन एयर फोर्स बेस में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना आज जामनगर वायुसेना स्टेशन से प्रस्थान किया है, यानी भारतीय वायुसेना निकल चुकी है कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग लेने के लिए। कहाँ निकल गई है, ब्रिटेन। अब देखिए ये जो अभ्यास है वो 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च 2023 तक आयोजित होगा। 6 मार्च से आयोजित होने जा रहा है, ठीक है, तो 4-5 दिन बाद आयोजित होगा ये। और देखिए कोबरा वॉरियर अभ्यास जो है एक बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। बहुपक्षीय मतलब केवल एक या दो टीम इसमें, मतलब एक या दो देश की सेनाएं नहीं अभ्यास करेंगी, कई देश की सेनाएं अभ्यास करेंगी। तो देख लेते हैं किस किस देश की सेनाएं इसमें भाग ले रही है। फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर की वायुसेनाएं भी रॉयल एयरफोर्स तथा भारतीय वायुसेना के साथ हिस्सा ले रही हैं। ओके, तो काफी देश की सेनाएं भाग ले रही हैं। और देखिए दोनों देशों मतलब भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच लिख लीजिए, दोनों देशों यानी कि भारत और यूके, ठीक है, भारत और यूके के बीच अन्य कौन कौन से अभ्यास होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत का इस देश के साथ कौन सा अभ्यास होता है, तो हर देश के साथ जो भारत के सैन्य अभ्यास होते हैं उनके अलग अलग नाम है। अब ब्रिटेन के जैसे मैंने जापान के साथ बहुत सारे बताए थे, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, वैसे ही ब्रिटेन के साथ भारत के कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं, तो देख लीजिए अजय वॉरियर, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच। कोकड़ भी भारत और यूके के बीच। इंद्रधनुष भारत यूके। कोकड़ शक्ति ये भी भारत और यूके के बीच होता है। पहली बार तीनों सेनाओं ने एक साथ अभ्यास किसमें लिया है, कोकड़ शक्ति, ये नाम याद रखिएगा, कोकड़ शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये आपके एग्जाम में देखेगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि भारत का इस देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। कोकड़ शक्ति किसके बीच हो रहा है,
भारत और यूके के बीच, और खासियत क्या है इस कोकड़ शक्ति की कि तीनों सेनाएं, भारत की तीनों सेनाएं, एक तो आपकी नेवी जो हो गई, एक थल सेना हो गई, और एक जो वायु सेना, ये तीनों सेनाएं मिल करके हिस्सा ले रही हैं किसमें, कोकड़ शक्ति में। इनके नाम ध्यान से याद रखिएगा, अजय वारियर, कोकड़, इंद्रधनुष और कोकड़ शक्ति, तीनों का नाम ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष किया गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये क्या है, जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो संस्था बनाई गई है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। क्या करती है ये, पूरे विश्व में जो भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है वहां पर ये इंटरफेयर करती है। इसी की तर्ज पर भारत के लिए भारत ने अपनी राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद बना रखी है। ओके, तो ये इसका गठन किसके द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। इस परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। तो इसका गठन किया गया था 2006 में, किसका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का। इसके बारे में देखिए डिटेल से देखते हैं, क्योंकि जो विश्व लेवल पर जो संस्थाएं हैं उनसे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये चर्चा में क्यों आ गई, इसलिए ये न्यूज चर्चा में आ गई क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ईरान के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नवीनतम और अब तक के सबसे लंबे सत्र में भाग लेंगे। मतलब इसलिए ये न्यूज चर्चा में है कि ये जो मानवाधिकार परिषद है अब इसका सत्र प्रारंभ हो गया है और इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है इसमें भाग ले रहे हैं। ओके, मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर क्या है, एक अंतर सरकारी निकाय है। तो याद रखिएगा जो मानवाधिकार परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर क्या है, एक अंतर सरकारी का मतलब क्या होता है, जब सभी देशों की सरकारें आपस में भाग लेती हैं तो उसको कहते हैं अंतर सरकारी, प्राइवेट नहीं, सरकारें भाग ले रही हैं। ओके, जो विश्व भर में मानव अधिकारों की रक्षा, प्रचार एवं संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ये क्या करती हैं, जो ये परिषद है विश्व भर में मानव अधिकार है उनकी रक्षा करती है, प्रचार करती है और संरक्षण करती है, जागरूकता फैलाती है और रोकती है कि कहीं पर अक्सर क्या हो जाता है, कहीं पर तानाशाही है, लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो कौन इंटरफेयर करेगी, मानव अधिकार परिषद करेगी। देखिए इस परिषद का गठन, जो मानव अधिकार परिषद है उसका गठन कब हुआ था, 2006 में हुआ था। ध्यान से पढ़िएगा, 2006 में हुआ था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया था। किसने किया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। इसने मानव अधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था। मतलब मानव अधिकार परिषद के पहले क्या था, मानव अधिकार परिषद के पहले संयुक्त राष्ट्र आयोग हुआ करता था। इसको हटा करके कौन आया, मानव अधिकार परिषद चर्चा में आया। चलिए देखिए, जो मानव अधिकार के लिए जो उच्चायुक्त है उसका कार्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए अक्सर जो वैश्विक लेवल पर कुछ संस्थाएं हैं उनका ये जरूर पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो मानव अधिकार परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, और ये जो मानव अधिकार परिषद है ये इसके सचिवालय के रूप में कहाँ पर कार्य होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में कार्य होता है और 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बना है। ध्यान रखिएगा कितने देश इसके सदस्य हैं, 47। देखिए ये जो परिषद है मानव अधिकार परिषद, इसके जो सदस्य हैं वो 3 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करते हैं और लगातार 2 कार्यकालों की सेवा के बाद तत्काल पुनः चयन के लिए पात्र नहीं होते। मतलब इसके जो भी सदस्य हैं वो क्या करते हैं, 3 साल के लिए चुने जाते हैं और केवल 2 ही बार चुने जाएंगे, 3 साल फिर 3 साल, उसके बाद नहीं चुने जा सकते हैं, ये नियम है वहां का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता की बैठक कहाँ आयोजित की गई, किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच एक बैठक हुई है। कौन सी बैठक, 7वीं वार्षिक रक्षा बैठक। कहां पर हो रही है, नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर। तो ये हुई है नई दिल्ली में।
क्या हुई है? 7वीं वार्षिक रक्षा बैठक भारत और श्रीलंका के बीच। देश याद रखिएगा, किन देशों के बीच कौन सी बैठक हो रही है, कहां पर हो रही है। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत के जो रक्षा सचिव हैं कौन है? गिरिधर अरमने। और श्रीलंका के रक्षा सचिव कौन है? जनरल कमल गुणरत्ने। देखिएगा नाम ध्यान से, भारत के कौन है? गिरिधर अरमने और श्रीलंका के हैं जनरल कमल गुणरत्ने। इन्होंने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की है। ध्यान रखिएगा, बैठक की अध्यक्षता इन दोनों ने संयुक्त रूप से की है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और दोनों देशों में हो रहे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर सहमति दी गई। मतलब इस बैठक में क्या हुआ कि जो श्रीलंका और भारत है एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रक्षा सहयोग करेंगे और जो भी भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास होते हैं उनको और बढ़ाएंगे। ओके, और देखिए दोनों पक्षों में प्रशिक्षण के मामलों में एक दूसरे के जो अनुभव है, मतलब जब सैन्य अभ्यास होंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी एक दूसरे को, तो अनुभव साझा करेंगे। ओके, और क्षमताओं को और अधिक करने पर बल दिया जाएगा। चलिए, आज की क्लास आप लोगों की कंप्लीट हो गई। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अब हम करेंगे फास्ट रिवीजन लास्ट क्लास का। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपको रिवीजन डेली रिवीजन कराती हूँ, वीकली रिवीजन कराती हूँ, संडे को आपको आपकी वीकली करंट अफेयर होती है और मंथली रिवीजन भी कराती हूँ। तो रिवीजन करते रहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन था कि भ्रष्ट आचरण शब्द को भारत में किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो मैंने बताया था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भ्रष्ट आचरण को परिभाषित किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है? द मुकाब मैंने आपको बताया था, द मुकाब क्यों चलाया गया? द मुकाब जो परियोजना है वो जो सऊदी अरब है वहां की जो राजधानी है रियाद, उसको डेवलप करने के लिए वो उनका एक प्लान है कि 2030 तक, सऊदी अरब का क्या प्लान है कि 2030 तक वो लोग अपनी जो राजधानी रियाद है उसको पूरे विश्व में सबसे मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब की एक योजना है जिसका नाम क्या है? द मुकाब है, और इसके तहत वो अपनी राजधानी को विश्व में सबसे मॉडर्न सिटी के रूप में विकसित करेंगे। कब तक विकसित करेंगे? 2030 तक विकसित करेंगे। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन कौन है? अल्ट्रासैट। इजराइल का, ऑस्ट्रेलिया का, श्रीलंका का या वियतनाम का? तो मैंने आपको बताया था कि इजराइल का एक टेलीस्कोप है, पहला टेलीस्कोप है। देखिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासैट नाम का, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का समापन किस घोषणा के साथ हुआ? मतलब कहां पर ये बैठक हुई थी, उसके बाद एक निचोड़ हुआ, उस पर सबने साइन कर दिया, उसके साथ ही समापन हुआ, उसको बोलते हैं घोषणा। तो किस घोषणा के साथ हुआ? जयपुर घोषणा, भोपाल घोषणा, चेन्नई घोषणा या इंदौर घोषणा? तो जयपुर घोषणा के तहत क्या हुआ? 18वीं यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का समापन हुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैड काउ डिजीज वयस्क मवेशियों के किस तंत्र को प्रभावित करती है? मैंने बताया था भी क्या हुआ है कि ब्राजील में जब से ये डिजीज फैली है जानवरों में, तब से उसने क्या किया, चीन को अपना बीफ का निर्यात बंद कर दिया। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, बीफ मतलब गाय का मांस। तो ये जो डिजीज है मैड काउ डिजीज, ये जानवरों को हो रहा है वहां के, तो ये किस जानवरों के किस तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या परिसंचरण तंत्र? तो मैंने बताया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ये मैड काउ डिजीज, जिसकी वजह से बहुत सारे वहां पे जो मवेशी इससे प्रभावित होकर कई की डेथ भी हो गई, काफी नुकसान हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का क्या नाम है? मैंने बताया था आपको जो हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता से युक्त है। भारत ने क्या किया है, जो कि स्वदेशी मतलब खुद अपने देश में बनाया गया है हल्के लड़ाकू विमान। ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारा
मिसाइल वगैरह से लैस करके युद्ध में काफी अच्छे से भाग ले सकते हैं। इसीलिए ये भारत द्वारा बनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, स्वदेशी है और काफी हल्के हैं, काफी ज्यादा क्षमता है इनके अंदर, और ये हवा में ही ईंधन भर सकते हैं। तो ये कौन से, इनका नाम क्या है? इनका नाम देखिए क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को, तेजस MK2। टू याद रखिएगा, कुछ और नंबर दे सकते हैं एग्जाम में। तो तेजस MK2 जो है भारत का क्या है, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट कौन सी है? विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट कौन सी है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव पूंजी सूचकांक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था ये तीनों रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती हैं। उपरोक्त सभी ये रिपोर्ट, अभी हाल ही में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया है, इसका प्रकाशन फिलहाल क्या है, बंद है। बाकी निकाली ये तीनों जाती है विश्व बैंक के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन है कि सिंथन टॉप, सिंथन टॉप क्या है? एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है सिंथन टॉप? देखिए ये क्यों चर्चा में आ गया, क्योंकि इसको हाल ही में इस दर्रे को टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए खोल दिया गया है, पहली बार खोला गया है, इसीलिए ये न्यूज चर्चा में आ गई है। तो ये कहाँ पर सिंथन टॉप? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम या मेघालय? तो ये है जम्मू कश्मीर में सिंथन टॉप दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है और टूरिज्म के लिए इसको पहली बार खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? मैंने बताया था विधि आयोग क्या है, विधि आयोग सरकार समय समय पर निर्मित करती है, किस लिए? सलाह देने के लिए सरकार निर्मित करती है, ताकि कानून पर सलाह दे, यानी कि कौन से जो कानून है या अनुच्छेद है अब उनका कोई वैल्यू नहीं है, अब उनको समाप्त कर देना चाहिए या नए कानून बनाने चाहिए सरकार को, इन सब पर सलाह कौन देता है? विधि आयोग देता है। तो इस बार जो 22वें नंबर का विधि आयोग है उसको सरकार ने 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया है, अगस्त 2024 तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मैंने डिटेल से बताया था आपको, कितने वर्ष के लिए? 1.5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है विधि आयोग का। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 1 में प्रवेश, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? मतलब नई शिक्षा नीति जो आई है उसके तहत अगर किसी बच्चे को कक्षा 1 में एडमिशन कराना है तो मिनिमम वो कितने साल का होना चाहिए, तभी उसको कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहिए? 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मिनिमम 6 साल का वो बच्चा होना चाहिए कक्षा 1 में एडमिशन के लिए, ओके, ताकि उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, उसका मानसिक विकास अच्छे से हो सके। वरना आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है पढ़ाई के लिए, तो बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो पाए, इसलिए इस बार की जो शिक्षा नीति आई है 2020 में, इसमें कहा गया है कि जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए तब तक उसको, बच्चा 6 साल का ना हो जाए तब तक उसको कक्षा 1 में एडमिशन नहीं कराना चाहिए, यानी न्यूनतम आयु जो है 6 साल है कक्षा 1 में एडमिशन के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, शुक्रिया।